नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नए साल की दस्तक ने 2023 में 2024 की सियासी बिसात को बिछा दिया है। तो 10 राज्यों में चुनावी जयघोष हो गया है, जिसमें सम्मानित होकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2023 में 10 राज्यों के चुनाव ये डिसाइड करेंगे कि 2024 में किसका जादू चलने वाला है और कौन जादूगर बनकर सत्ता में काबिज होगा। आज हम आपको बताएंगे किन किन 10 राज्यों में चुनावी दंगल सज रहा है और किस दल की तैयारी कैसी है। 2023 में बिछेगी 2024 की बिसात। कौन जीतेगा दंगल, किसको मिलेगी मात। एक साल में 10 चुनाव, पार्टियों में बढ़ा तनाव। नए साल की दस्तक के साथ हम 2023 में प्रवेश कर गए हैं। ये साल सत्ता के लिए बेहद अहम है। एक तो 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा भी तय होगी। आज हम आपको उन राज्यों के बारे में बताएंगे कि 2023 के सूरमा कैसे बदलेंगे 2024 की बाजी। लेकिन 2023 में बाजीगर कौन होगा? क्या इसी साल जनता 2024 में बदलाव का संकेत देगी? सवाल तो आपके जहन में आ ही रहे होंगे। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से देंगे। पहले आप समझिए कि मौजूदा समय में कहां किसकी सरकार है। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, जबकि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भाजपा एनडीए के साथ सरकार में है। कांग्रेस के पास केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन इन्हीं 10 राज्यों में चुनाव का ट्रेंड बताएगा कि साल 2024 में जनता मोदी सरकार की वापसी चाह रही है या फिर नहीं। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इसमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसे में बीजेपी को जहां सत्ता बचाकर हिमाचल प्रदेश की हार को महज संयोग साबित करना है, तो वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किला बचाकर खुद को लोकसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चे की अगुवाई का दावेदार बनाए रखना है। मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन क्या इस बार किसी दल को बहुमत मिलने की आस है? क्या कहता है पिछले 5 साल का यह सियासी रिकॉर्ड? दिखाते हैं आपको। चुनावी घोष। मध्य प्रदेश 230 सीट, कौन करेगा बीट? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की लगातार चली आ रही सत्ता को झटका दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार तीसरी बार गद्दीनशी होने का सपना भी टूट गया था। कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थीं। इसके बाद केंद्र आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और 4 निर्दलीय विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पैराशूट मुख्यमंत्री के तौर पर वो मध्य प्रदेश में आए थे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को फिर मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के राज्य संगठन में अब भी आपसी दरारें बढ़ती दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था जिस तरीके से 2018 में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया और कांग्रेस ने सत्ता से बाहर किया बीजेपी को। लेकिन पार्टी आलाकमान ने जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं आत्मघाती फैसला था। जिस तरीके से सिंधिया ने वहां पसीना बहाया, मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि सत्ता में वापसी हुई थी कांग्रेस की। लेकिन पार्टी आलाकमान का फैसला कमलनाथ को वहां शपथ दिलवा देना, कमलनाथ को भेजना मुख्यमंत्री के तौर पर 17 दिसंबर 2018 को
समाजवादी पार्टी के 1 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक के साथ और 4 निर्दलीय साथ लेके जो सरकार बनाई, वो कहीं ना कहीं आहत थे सिंधिया। और जो कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है और उसे उसका फल नहीं मिलता तो नाराज होना स्वाभाविक है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा। बीजेपी के सामने जहां अपने प्रदर्शन को सुधारने की चुनौती होगी, तो वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर में सवार होकर एक बार फिर सरकार में आने की कोशिश करेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वही साल 2023 में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन हालात बदले हुए हैं। कांग्रेस अपनी अंदरूनी दरार नहीं भर पा रही है। रार ऐसी है कि एक पार्टी कई गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उधर बीजेपी कांग्रेस की सियासी आपसी में अवसर को ढूंढती भी नजर आ रही है, ताकि सूबे का राजनीतिक फैक्टर बदला जा सके। चुनावी घोष में अब देखिए फिर बदलेगी सत्ता। राजस्थान फिर बदलेगी सत्ता। बीते 3 दशक से राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदलती आई है। 2018 के चुनाव में मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की। कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2023 के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस की रणनीति कैसी रहेगी? क्या सचिन पायलट को फिर से चेहरा बनाया जाएगा या फिर से अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा कि हाईकमान किस तरीके से फैसला करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार चलते हुए देखी, हालांकि वो हर मुसीबत से सरकार को बचा लाए, चाहे वो हाईकमान ने सही डिसीजन लिए हों, चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चीज़ें किसी भी तरीके से नॉर्मल की गई हों, लेकिन दौर मुश्किलों भरा रहा। और अगर यही गुटबाजी और ये खींचतान, जिसको लेग पुलिंग हम कह सकते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में, तो इससे कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। तो कुछ न कुछ हाईकमान को करना पड़ेगा ताकि ये जो आपसी खींचतान है, ये जो गुटबाजी है, ये खत्म हो। लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस ने महंगाई पर एक दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैस सिलेंडर के दाम अप्रैल से 500 रुपए घटाने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस के सामने सत्ता विरोधी लहर को पार करने की भी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की कलह के बीच सत्ता का सपना हकीकत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वही पूर्व के राज्यों में सबसे बड़ा सूबा त्रिपुरा है, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व एक गठबंधन सरकार है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था और बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में सरकार वहां पर बनी थी। बाद में 15 मई साल 2022 को बीजेपी ने माणिक शाह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, ताकि 2023 में सत्ता में दबदबा कायम रहेगा। यह बड़ा सवाल है। त्रिपुरा सत्ता के लिए कौन राइट? 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने यहां 25 साल से शासन कर रहे लेफ्ट को बेदखल कर दिया था और बिप्लब देब राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2023 यानी इसी साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राजनीतिक सरगर्मियों को समझते हुए देब की जगह माणिक शाह को राज्य की कमान सौंपी है। अब शाह पर बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि चुनावी ऐलान से ऐन पहले राज्य में सियासी उथापुथल भी जारी है। बीजेपी नेता हंसा कुमार पिछले साल अगस्त में अपने 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ टिपरा मोथा में शामिल हो गए। इसके साथ ही कई नेता पार्टियां बदल रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी चुनावी तैयारी के लिहाज से रथ यात्रा निकालने जा रही है, ताकि सत्ता पर दबदबा कायम रखा जा सके। लेकिन 2023 में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना अहम होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वही फरवरी साल 2023 में मेघालय में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा में कोनराड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपल्स पार्टी की गठबंधन सरकार है, लेकिन एनपीपी और बीजेपी के बीच भी दरारें पड़ रही हैं, जिससे 2023 के चुनाव में सियासी उलटफेर संभव है। मेघालय, एनपीपी और बीजेपी में दरार।
2018 में राज्य में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। एक बार फिर मेघालय में चुनाव से पहले राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। यहां तक कि राज्य में गठबंधन सरकार चला रही एनपीपी और बीजेपी में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में 2 विधायकों ने एनपीपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब आगामी चुनाव में क्या एनपीपी और बीजेपी में दरार चुनाव में और ज्यादा हाईलाइट होगी? देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की जो राजनीति है वो मैदानी राज्यों से बिल्कुल अलग है। अब चूंकि मेघालय में चुनाव होने को है, फरवरी 2023 में लगभग चुनाव हो जाएगा, लेकिन जो गठबंधन अभी तक चल रहा है एनपीपी और बीजेपी का, और 1-2 और भी दल इनके साथ में हैं, ये जो दरारें जो पड़ी हुई हैं वो आज की नहीं है। जब सरकार बनी थी और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद में जो चाहे मंत्रालयों को लेके चाहे पद प्रतिष्ठा को लेके इस तरीके की खींचतान दोनों में कन्फ्लिक्ट हो उसी समय से शुरू हो गया था। लेकिन सरकार मुख्यमंत्री ने बखूबी चलाई, आगे चलाई। उन्होंने कोशिश की कि भाई दोबारा से चुनाव ना हो और आगे चीज़ें चलती रहनी चाहिए। लेकिन देखिए 60 सदस्यीय विधानसभा जो ये है मेघालय की, इसमें एनपीपी ने जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस पिछले बार करा था, कहीं थोड़ा सा चूक गए थे। मुझे लग रहा अगर अब जो चुनाव होंगे उसमें इनकी स्थिति अच्छी है। और बीजेपी की 3 सीटें थी जुमा जुमा, और अब उनका सही कायदे से अगर आप देखें तो वैसी पकड़ है नहीं पूरे प्रदेश में कि 3 से ये 13 ले आएंगे या 10 ले आएंगे। अगर इतनी ही है, अगर 1-2 और बढ़ जाए वो गनीमत रहेगी। या फिर डैमेज कंट्रोल के बाद दोबारा गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वहीं नागालैंड में मौजूदा समय में बीजेपी समर्थित सरकार सत्ता में है, लेकिन बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता पर कब्जा चाहती है। सूबे में ऐसी हलचलें भी अब शुरू हो गई हैं। नागालैंड गठबंधन में कौन कौन? 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ 2 टुकड़ों में बट गई थी। पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रिबो बागियों के साथ चले गए। इसके बाद बागियों ने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और चुनाव से पहले एनपीएफ ने बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया और बीजेपी ने नई पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें नई पार्टी यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 18 सीटें मिली, जबकि साथ ही बीजेपी को 12 सीटें मिली। इसके बाद सत्ता में गठबंधन की नई सरकार आई जिसके मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रिबो। मौजूदा समय में राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष में हैं। लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से क्या बड़े बदलाव के संकेत हैं? देखिए, नागालैंड में एनडीपीपी का बड़ा बोलबाला है, शुरुआत से रहा है। और बीच में जब इनका 2 गुट हो गए और ये नया गुट बन के जब बाहर निकल के आए, उसके बाद में इन्होंने अपने दम पे 18 सीटें उन्होंने लेके आए। उसके बाद में दूसरा जो गुट टूटा हुआ था वो भी इनके पास आ गया, तो तकरीबन इसको 40-42 सीटें इनके पास हो जाती हैं। और 60 सदस्य विधानसभा ये है, तो इसमें इनको किसी को ज़रूरत नहीं थी कि सरकार बनाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ हमेशा से करती है, वो ये है कि जिस स्टेट में हम रहें, बेशक हमारी सीटें कम हों, लेकिन हमारी इन्वॉल्विंग सरकार के अंदर रहे, हमारा थोड़ा ना थोड़ा दखल हमारे जो है सरकार के अंदर रहे। ऐसा शोर सियासी गलियारों में धीरे धीरे उठने लगा है। चुनाव का डंका बजने के महज कुछ महीने बाकी हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार गठबंधन में कौन कौन होगा। इस सवाल का जवाब राजनीतिक दल भी खोज रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में भी चुनावी अखाड़ा तैयार है, जिसमें रिंग में उतरकर सभी दलों के नेता जीत के दांव पेंच लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। चुनावी घोष, कर्नाटक में फिर बनेगी गठबंधन सरकार। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के पास 104 सीटें हैं। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। 2018 में जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के कारण
कुमारस्वामी सरकार गिर गई। विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ली। कर्नाटक में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आंतरिक कलह से गुजर रही हैं। बीजेपी पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई के बीच के मतभेदों को दूर करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एकजुट करने में लगी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वहीं इस साल होने वाले चुनाव का एपी सेंटर छत्तीसगढ़ होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता में काबिज रहना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं बीजेपी दोनों राज्यों में कांग्रेस से सीएम की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की साख पर बात। छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान जैसी ही कहानी है। बीजेपी के साल 2003 से चले आ रहे विनिंग मूवमेंट को कांग्रेस ने भारी भरकम जीत के साथ साल 2018 में विधानसभा चुनाव में रोका था। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटें जीती थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट जीती थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार वापस आई है। भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और 2018 के बाद से बीजेपी यहां हुए 5 उपचुनाव हार चुकी है। हाल ही में हुए भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव इसका ताजा उदाहरण है। इससे पहले दंतेवाड़ा, चित्रकोट, मरवाही और खैरागढ़ में भी कांग्रेस को जीत मिली थी। भूपेश बघेल जी ने जब वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके जब नेतृत्व में 2018 के विधानसभा के चुनाव के मैदान पर पार्टी उतरी, तो उन्होंने मतदाताओं के जो खास करके जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को उन्होंने अपने चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था। जैसे कि आपने को मालूम होगा कि उन्होंने ये कहा था, नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की एक पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में है। इसको धान का कटोरा कहा जाता है और उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को अपने चुनाव अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जो छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी को कवर करता था और उसका लाभ उनको पिछले चुनाव में मिला। ऐसे में बीजेपी के लिए साल 2023 की लड़ाई कुछ आसान नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इस किले को बचाने में सफल रही तो 2024 के लिए उसका दावा मजबूत होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और उधर मिजोरम में भी 2023 में चुनाव का डंका बजेगा। सूबे में इस समय मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, लेकिन इस बार सियासी हवा किसके पक्ष में बह रही है यह साफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में जीत की हुंकार का शोर भोपों में बजाना शुरू कर दिया है। मिजोरम, बीजेपी का खुलेगा खाता। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने पिछले विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा किया। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें हासिल करने में पसीने छूट गए थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला था। सूबे में इस समय मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी और पार्टी के नेता जोरामथंगा मुख्यमंत्री बने थे। जोरामथंगा से पहले कांग्रेस नेता लाल थनहवला लगातार 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे। थनहवला इससे पहले जनवरी 1989 से लेकर दिसंबर 1998 तक भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार भी बीजेपी और एमएनएफ अभी से बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, मिजोरम में कांग्रेस इस बार एमएनएफ को अच्छी टक्कर दे सकती है। पिछले चुनाव में देखा जाए 5 सीटें उनके पास आई थी और 10 विधानसभा सीट ऐसी रही हैं जहां पे इनका जीत हार का मार्जिन मुश्किल से 700 या 800 वोटों का रहा। उसके बाद में
मिजो नेशनल जो फ्रंट जिनकी सरकार इस समय है, हुकूमत में लोग हैं, उनके पास 26 सीटें थी और 40 में से उनके पास 26 सीटें आने का मतलब है, जाहिर सी बात उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी है, सरकार उनकी बन गई है और स्थिति कमोवेश इस बार भी उनकी मजबूत है। उनको शायद किसी के साथ में गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रही है। एमएनएफ केंद्र में एनडीए और क्षेत्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले नेडा दोनों का हिस्सा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और वहीं तेलंगाना में चुनावी हवा ने ठंड के बीच गर्मी को बढ़ा दिया है। सियासी बयानबाजियां सूबे में राजनीतिक दिशा में अपनी पहचान दर्ज करवाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन साल 2023 में फिर चंद्रशेखर राव सूबे के सुरमा बनेंगे, क्योंकि पार्टी का नाम बदलकर विपक्षों के लिए चुनौती की ओर एक उन्होंने कड़ा कर दिया है। तेलंगाना टीडीपी नाम बदला, फिर मिलेगी सत्ता। 2018 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 119 में से 87 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। टीडीपी ने पिछली बार 15 के मुकाबले महज 2 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी जिन नए राज्यों में पार्टी विस्तार के प्रयास में लगी है, उनमें तेलंगाना भी शामिल है। राज्य के कई बड़े नेता कांग्रेस, टीडीपी समेत अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेता लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। तो उधर चंद्रशेखर राव बीजेपी को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 2023 में उनके ही गढ़ तेलंगाना में उन्हें चुनाव हराने का दावा कर रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और 2023 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है। हालांकि चुनाव किस महीने में होगा इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन सियासी धुरी को मजबूत करने के लिए नेताओं की कसरत लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर घाटी में सियासी परिसीमन। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू और कश्मीर में इस साल पहला विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है और परिसीमन का काम पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इसी साल प्रदेश में चुनाव करा सकता है। तो वहीं चुनावों की तारीखों को आने को लेकर इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जनता तक पहुंचे। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि आगामी 3 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े चेहरों की रैलियां भी हो सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खुद के नेताओं को एकजुट रखने की होगी। तो वहीं 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया। गुपकार गठबंधन साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद की नई नवेली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हमारे देश में हर आदमी की जिंदगी सियासत से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। देश में हर 4-6 महीने पर कोई ना कोई बड़ा चुनाव होता रहता है और इस साल भी 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। देश के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव की दशा को तय करेंगे। हालांकि गुजरात, हिमाचल हाल ही में हुए उपचुनाव ने राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया है और यह बता दिया कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सबसे ऊपर आम आदमी है, जो देश के भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए अपने वोट की आहुति देता है। इसलिए आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर पूरे विवेक के साथ करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।